वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी। डियर एस्पायरेंट्स, आज आपका ज्ञान एकेडमी के चैनल पे मोस्ट वेलकम है। जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे लीगल प्रोविजंस फॉर डाइवर्स लर्नर। डैट मीन्स डाइवर्स लर्नर के लिए क्या लीगल प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में और क्या कदम उठाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि अगर आप लीगल प्रोविज़न में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आप जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी जो प्रियम्बल है, डैट मीन्स उसकी जो प्रस्तावना है, उसको अगर आप देखें तो उसमें कहता है कि हर एक बच्चे को ये हक हासिल है कि वो मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। एजुकेशनल राइट्स हर एक बच्चों को मिलना चाहिए, यानी कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात करता है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। सबसे पहली बात। दूसरी बात अगर आप देखें लीगल प्रोविजंस में तो आर्टिकल 21A है, जो आर्टिकल 21A क्लेम्स करता है कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 साल के बच्चे को चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कल्चर्स के हो, हर एक को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है कि प्रोवाइड किया जाएगा 14 साल की उम्र तक के। इसके बाद RTE एक्ट 2009 आया है, जिसके तहत भी आर्टिकल 21A का एक्सटेंशन पेश किया गया है और उस आर्टिकल 21A के एक्सटेंशन में ये बात कही गई है कि हर एक बच्चों को स्टेट की जिम्मेदारी है, डेट मीन्स गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ आप देखें अगर कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल देखें 350A, तो 350A के तहत कहा गया है कि जितने भी प्राइमरी एजुकेशंस है, प्राइमरी एजुकेशंस में बेसिकली मदर टंग में, दैट मीन्स मातृभाषा में, दैट मीन्स मादरी ज़बान में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ताकि हर एक कल्चर्स का बच्चा, हर एक कैटेगरी का बच्चा, हर एक रिलीजन्स का बच्चा एजुकेशन को इंश्योर कर सके। ख़ास करके जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बात कही गई है। ख़ास करके उन्हीं के लिए कहा गया है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि जो क्या कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन है, उस प्राइमरी एजुकेशन में मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, डैट मीन्स मादरी ज़बान में यानी मातृभाषा में उनको जो है कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाएं। ये हमारा आर्टिकल 350A कहता है। इसके बाद आप देखें तो आर्टिकल 50 बेसिकली कहता है कि हुकूमत यानी कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार किसी भी बुनियाद पर, चाहे वो रिलीजन की बुनियाद पे हो, धर्म की बेस पे हो, नस्ल की बेस पे हो, जात की बेस पे हो, सेक्स के बेसिस पे हो या पैदाइश की जगह के बेसिस पे हो, किसी भी बुनियाद पर स्टेट किसी भी बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, भिन्नताएं नहीं कर सकती है, किसी भी बच्चों के साथ इम्तियाजी सुलूक या डिस्क्रिमिनेटिव बिहेव नहीं कर सकती है। ये आर्टिकल 15 कहता है। इसके बाद आर्टिकल 16(1) अगर आप देखिएगा तो आर्टिकल 16(1) बेसिकली आप कहता है कि जो मान लीजिए कि किसी तरीके की डिसेबिलिटीज़ में मुब्तला है, उनको जो है कि क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट वगैरह में कुछ छूट मिलनी चाहिए। इसके बाद आप आर्टिकल 41A देखिए, हमारे आर्टिकल 41A देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। आर्टिकल 41 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिकली बात करता है कि जो डिसेबिलिटमेंट के कंडीशंस है, डैट मीन्स जो डिसेबल बच्चा है या डिसेबिलिटीज़ में मुब्तला किसी तरीके की डिसेबिलिटीज़ में से प्रभावित अगर बच्चा है तो उसको बेसिकली क्या किया जाएगा, अपॉइंटमेंट में उसको तो एक आर्टिकल 16 के अंदर कहा ही गया कि उसके अपॉइंटमेंट में जो है कि उसको छूट मिलनी चाहिए। साथ ही साथ काम की जो नेचर्स होगी, जो वर्क ऑफ नेचर्स होगा, उसमें भी बेसिकली डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा, ऐसे काम होंगे जो आसानी के साथ वो कर सकें। इसके बाद आप आर्टिकल 45 देखें। आर्टिकल 45 आप जानते हैं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है 0 to 14 ईयर्स बेसिकली है ना। तो 0 to 6 ईयर्स जो है कि इसी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं, या आप जिस भी राज्य में हो उस राज्य की गवर्नमेंट ने अलग अलग नामों से, कहीं आंगनबाड़ी, कहीं पालनबाड़ी,
और कहीं दीगर इस तरीके से कॉन्सेप्ट से जो है कि इसी का कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। तो 0 से 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी और पालनबाड़ी देखेगा और 6 साल के बाद जो है कि 14 साल तक जो है कि स्कूल में देखे जाएंगे। यानी कि बच्चा जब से पैदा होता है तब से लेकर के जब तक कि उसकी उम्र 14 साल तक नहीं हो जाती, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है कि वो उसको प्रोवाइड करे। इसी कड़ी में हम बात करते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के तहत इंक्लूसिव एजुकेशन के खास कॉन्टेक्स्ट में, देखिए यहाँ पे जो हम पॉलिसी की बात करेंगे वो बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। यूँ तो ये पॉलिसी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, बट यहाँ पे जो हम पॉलिसी पे बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें कि किस पॉलिसी में इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से क्या कुछ कहा गया है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंदर अगर देखिएगा तो आपको मालूम है कि मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में आपको कवर किया है कि कोठारी कमीशन 1964/1966 आया, जिसने इंटीग्रेशन एजुकेशन की बात की। चूँकि उन्होंने एक क्या कहते हैं कि जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, उस एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट में उन्होंने एक चैप्टर बनाई थी टुवर्ड्स इक्वलाइजिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। यहाँ से जो है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन की शुरुआत होती है और ख़ास करके इसके बाद ICDS 1974 की शुरुआत होती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फॉर डिसेबल, IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चाइल्ड, है ना, 1974। इसके बाद आपका NEP 1986 आता है। इस 1986 के अंदर भी यही बात बेसिकली कही गए थे कि जो स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स है या स्पेशल नीड्स ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको इंटीग्रेट किए जाने की बात कही गई, यानी कि मेन स्ट्रीम स्कूल में, दैट मीन्स नाइबरहुड स्कूल में इनको इंटीग्रेट करने की बात कही गई, चाहे वो फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप हों, किसी भी तरीके की हैंडीकैप के बच्चे हों, वो जनरल कम्युनिटी बच्चे के साथ यानी कि नॉर्मल बच्चों के साथ इक्वल पार्टनर के तौर पे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में शामिल हो, ताकि उसके अंदर इनकरेज पैदा हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो। इसके अलावा आप जानते हैं RCI का एस्टेब्लिशमेंट खास करके स्पेशल एजुकेशन के कॉन्टेक्ट के संचालन के लिए हुआ है बेसिकली, है ना। तो RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, आप जानते हैं कि RCI जो है कि 1992 में आया था बेसिकली, है ना। और जो RCI है बेसिकली इसका एस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले 1986 में एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पे इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बाद में पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया और 22 जून 1993 को ये एज ए स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा इसको मिला और तब से ये स्टैच्यूटरी बॉडी के तौर पे काम कर रहा है। सो जो स्पेशल टीचर प्रिपेयर्ड हो रहे हैं इंडिया के अंदर, उस स्पेशल टीचर्स को प्रिपेयर करने का जो सिलेबस होगा क्या कहते हैं कि वो ये तय करेंगे। इसके अलावा जो स्पेशल टीचर्स बनेंगे उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे RCI, और RCI रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करती है, दैट मीन्स पुनर्वास के ऊपर काम करती है। और जितने भी टीचर्स स्पेशल एजुकेशन में बन रहे हैं उन सब का जो है कि RCI के अंदर रजिस्ट्रेशन रहेगा, उन सब का रिकॉर्ड रहेगा RCI के अंदर। सो RCI का एस्टेब्लिशमेंट जो खास करके किया गया है, जैसा कि हमने बताया कि 1992 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया और फिर उससे पहले 1986 में ही इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, लेकिन एज ए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया गया था, है ना। बाद में 22 जून 1993 को ये स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा इनको हासिल हुआ पार्लियामेंट में पेश करने। सो RCI बेसिकली जो काम करेगा वो स्पेशल टीचर्स को प्रिपेयर करने का काम करेगा और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उसकी एजुकेशन के लिए खास करके ये काम करता है। इसके अलावा ये रजिस्टर्ड मेंटेन करता है ये जितने भी स्पेशल प्रोफेशनल तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा प्रीवियस में एक सवाल पूछा गया होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा कि RCI का NCTE के साथ MOU है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। सो RCI और NCTE के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत इस बात का समझौता किया गया है कि NCTE टीचर्स को तो प्रिपेयर करेगी, लेकिन उस टीचर्स के लिए जो सिलेबस तैयार करेगा, जो मैंडेट तैयार करेगा, जो कंटेंट डाला जाएगा, उसके लिए RCI जो है रिकमेंड करेगी NCTE को, और NCTE उस RCI के रिकमेंडेशन पर स्पेशल टीचर्स को जो है कि प्रिपेयर करेगा।
तो जब RCI इफेक्ट में आया 1992 में 22 जून 1992 में, तब इन्होंने सबसे पहला जो काम किया, उन्होंने ये कहा कि जितने भी टीचर्स बेसिकली स्पेशल एजुकेशन में शामिल हैं, दैट मीन्स स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या स्पेशल बच्चों को पढ़ा रहे हैं या स्पेशल नीड बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो टीचर्स को एक्चुअली में RCI से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और उस रजिस्टर्ड होने के बाद RCI लाइसेंस देगी, लाइसेंस जारी करेगी, उसके बाद ये टीचर्स स्पेशल नीड्स बच्चों को पढ़ा सकेंगे। लिहाजा इन्होंने सबसे पहला ये कदम उठाया कि जितने भी टीचर्स थे सबको रजिस्टर्ड कराया, और जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया उनको बेसिकली इन्होंने पनिशमेंट भी दिया, डैट मीन्स उनकी नौकरी खतरे में डाल दी, उन्होंने ख़त्म कर दिया बेसिकली, बिना क्या कहते हैं कि बिना क्या कहते हैं कि मतलब RCI से रजिस्टर्ड किए हुए कोई भी स्पेशल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है बेसिकली, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या बातें की गई थी, तो एक आप जान रहे हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में क्या कहा गया, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कहा गया कि बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन जो इंक्लूजन की फिलॉसफी आई है, वो इंक्लूजन की फिलॉसफी, सबसे पहला रिकमेंडेशन था कि वो इंक्लूजन की फिलॉसफी इंडिया के टोटल स्कूल में लागू किया जाना चाहिए, सबसे पहला इनका रिकमेंडेशन था। दूसरे रिकमेंडेशन में ये बेसिकली था कि जो इस तरीके की डिसेबिलिटीज़ में मुब्तला बच्चे हैं या उससे प्रभावित बच्चे हैं, उनको स्कूल के अंदर यानी क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ में इक्वल पार्टनर के तौर पे शामिल किया जाना चाहिए। तीसरी रिकमेंडेशंस में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने कहा था कि बेसिकली स्कूल को चाहिए कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे जिससे कि ये जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं इनको ये मौका मिल सके कि अपना टैलेंट दिखा सके, है ना, अपना टैलेंट दिखा सके, शेयर कर सके। साथ ही साथ चौथी रिकमेंडेशंस इन्होंने बताई कि एक टीचर्स को और एक स्कूल सिस्टम को ये याद रखना चाहिए बेसिकली कि हर एक बच्चों की स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती है। आप इंडिविजुअल जो एजुकेशन है या जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसके कॉन्सेप्ट आप बखूबी जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता। सो NCF 2005 कहता है कि हर एक बच्चे की स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, एक टीचर्स को चाहिए और साथ ही साथ एक स्कूल सिस्टम को चाहिए कि वो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करे, इन चीज़ों को समझे कि हर एक बच्चा की एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, उसको याद रखना चाहिए और अप्रिसिएट करना चाहिए हर एक बच्चे को बेसिकली। दूसरी और सबसे अहम रिकमेंडेशन जो है वो पांचवा रिकमेंडेशन NCF 2005 ने जो कहा वो बेसिकली इन्होंने कहा कि आपको याद रखना चाहिए, एक टीचर्स को ये बात याद रखनी चाहिए कि जब डिफरेंट कल्चर्स के बच्चे, डिफरेंट रिलीजन्स के बच्चे, डिफरेंट सोसाइटी के बच्चे, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो वो स्कूल के लिए बाधा नहीं बनते, बल्कि स्कूल की जो क्लासरूम है उसको बेसिकली इनरिच करते हैं, क्लासरूम को इनरिच बनाते हैं। ऐसे लोग बेसिकली एक दूसरे के लिए इंस्पायरेशन हो जाता है क्लासरूम। इसीलिए क्लासरूम में जो नॉर्मल बच्चा है उसके साथ अगर डिसेबल्ड बच्चा आ जाए तो उसको हमें क्या कहते हैं कि एक बाधा के तौर पे नहीं लेनी चाहिए, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि उससे हमारे क्लासरूम का इनरिचमेंट बढ़ेगा, क्लासरूम और भी डाइवर्सिफाइड होगा, इनरिच होगा। इसलिए क्लासरूम में इस तरीके का जो बच्चे हों तो उनको एप्रिसिएट करना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ लीगल प्रिंसिपल है जिसका हम पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें हम फिर PWD एक्ट और फिर सर्व शिक्षा अभियान के तहत इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या कुछ कहा गया है इस पे हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच।